दुख के बदले दुख, आग के बदले आग और अपमान के बदले अपमान। रिवेंज यानी बदला बहुत पावरफुल चीज है और ऐसा ही कुछ हुआ मार्वल में और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता चला। तो जेम्स गन की आखिरी मार्वल फिल्म फैंस के सामने आई मई में और अभी इस महीने वो OTT पर आई और ये मूवी अच्छी है। इस मूवी को डायरेक्ट करने के साथ साथ लिखा है जेम्स गन ने और ये मार्वल मल्टीवर्स सागा की बेस्ट मूवीज में से एक है। पर एक फैन थ्योरी के हिसाब से ये मूवी सिर्फ एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी नहीं है, बल्कि ये बदला है जेम्स गन का डिज्नी से। पर अगर ये बदला है तो डिज्नी ने इसे अलाउ कैसे किया, क्योंकि ये बहुत क्लेवर तरीके से लिया गया बदला है जो कि इस पूरे इंसिडेंट को और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं मुंसिना और आपका स्वागत है फैन थ्योरी फ्राइडे के नए एपिसोड में, जहां आज की फैन थ्योरी ये है कि जेम्स गन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के थ्रू डिज्नी से बदला लिया और डिज्नी को पता भी नहीं चला। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फैन थ्योरी समझने के लिए पहले आपको बैक स्टोरी पता होनी चाहिए। जेम्स गन को जुलाई 2018 में फायर कर दिया गया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइजी से, जब उनके कुछ बहुत पुराने ट्वीट्स सामने आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ऑफेंसिव थे। उस समय जेम्स गन ने अपनी गलती मानी और ये भी कहा कि उनको जाना जाता था प्रोवोकेटिव ह्यूमर के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इसी तरह के इंसान हैं। और उन्होंने ये भी माना कि वो जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं हैं। अब जुलाई 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक जेम्स गन डिज्नी से दूर रहे, पर मार्च 2019 में उन्हें वापस हायर किया गया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए। जेम्स गन ने हाल फिलहाल बताया भी कि वो वापस नहीं आना चाहते थे, पर उन्हें आना पड़ा क्योंकि रॉकेट की स्टोरी अधूरी थी जिसे उन्हें पूरा करना ही था। तो आइए अब ध्यान देते हैं रॉकेट की स्टोरी पर। रॉकेट एक रकून था जिस पर हाई एवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट किया और उसका जीनियस नेचर सामने आया। उसने हाई एवोल्यूशनरी की हेल्प करी ह्यूमैनिमल्स बनाने में ताकि काउंटर अर्थ बच सके। फिर हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट और उसके दोस्तों को अबैंडन करने की बात कही, जिसके रिस्पॉन्स में रॉकेट वहां से भाग गया पर उसके दोस्त मारे गए। हाई एवोल्यूशनरी एक नई परफेक्ट दुनिया बनाना चाहता था, ना क्लाइमेट चेंज ना पोल्यूशन। खैर, हाई एवोल्यूशनरी का ये सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो हमें तो यही रहना होगा इसी पॉल्यूशन और ह्यूमिडिटी के बीच, जो कारण बनती है ओपन पोर्स का और आपकी स्किन हो जाती है ऑयली और डल। बट थैंक्स टू मामाअर्थ चारकोल फेस पैक, टिश्यू टेस्ट से पता चल रहा है कि मेरी स्किन ऑयली है। अब मुझे ये फेस पैक लगाना है जिसमें है एक्टिवेटेड चारकोल और ग्लाइकोलिक एसिड की पावर। ये आपकी स्किन को डीपली क्लींस करता है जिससे आपकी स्किन हो जाती है ग्लोई और ऑयल फ्री। और 15 मिनट बाद अपने फेस को धोना है, जिसके बाद टिश्यू टेस्ट करने पर पता चल रहा है कि स्किन पर ऑयल नहीं है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगाता है, जहां उनका प्लान है 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का। ये फेस पैक Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। अगर आप मेरा कोड PER2023 मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स चेक कर लेना। सालों बाद हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के दिमाग के लिए वापस आया, जहां रॉकेट की जान खतरे में आ गई। रॉकेट के नए दोस्तों ने उसकी जान बचाई और अगली बार जब रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी के सामने आया तब मामला हाई एवोल्यूशनरी के कंट्रोल में नहीं था। रॉकेट और उसके दोस्तों ने हाई एवोल्यूशनरी की पिटाई करी और उसे अधमरी हालत में छोड़कर चले गए, उसकी शिप अरेटे को बर्बाद करके। तो ये कहानी जो जेम्स गन ने लिखी, ऐसा कॉमिक्स में नहीं हुआ था, ये सब मोस्टली जेम्स गन के दिमाग की उपज है। तो आइए अब बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी ये है कि जेम्स गन ने अपनी कहानी रॉकेट की कहानी बनाकर बताई। डिज्नी हाई एवोल्यूशनरी है जिसको जेम्स गन ने अपने आइडियाज दिए इन्फिनिटी सागा के लिए, पर डिज्नी ने जेम्स गन को हटाने में 1 मिनट नहीं लगाया। जैसे हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट और उसके दोस्तों को हटाने की बात करी, जेम्स गन डिज्नी से निकल गए और DC में आए। जैसे रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी के यहाँ से निकलकर गार्डियंस के पास आया, पर डिज्नी वापस आया जेम्स गन के लिए, जैसे हाई एवोल्यूशनरी वापस आया रॉकेट के लिए। जेम्स गन ने डिज्नी के लिए मूवी बनाई, पर उनकी मूवी में दिखने वाले गार्डियंस अब वापस नहीं आने वाले। वैसे ही हाई एवोल्यूशनरी के सामने रॉकेट आया तो, पर उसने अपना बदला जरूर लिया। आपको पता है पूरे MCU में सबसे पहले 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होने की बात कहाँ हुई थी? थॉर द डार्क वर्ल्ड के मिड क्रेडिट सीन में, जिसे डायरेक्ट किया था जेम्स गन ने, क्योंकि ये उन्हीं का आइडिया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स पर फोकस किया जाए। यहाँ तक कि केविन फाइगी ने भी थॉर द डार्क वर्ल्ड के आने के बाद अनाउंस किया कि उनका फोकस इन्फिनिटी स्टोन्स पर होगा आने वाले फेज में। जो कलेक्टर के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और उनकी पावर समझाने वाला सीन था उसे जेम्स गन ने ही लिखा था और यही बैक स्टोरी सेट हुई पूरे इन्फिनिटी सागा के लिए। तो जो रॉकेट का इनपुट था हाई एवोल्यूशनरी के काउंटर अर्थ में एनिमल्स के एवोल्यूशन के लिए, वही जेम्स गन का इनपुट था इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर इन्फिनिटी सागा की सक्सेस के लिए। तो इसे कहते हैं राइटर्स रिवेंज, जिसने स्टूडियो में रहते हुए अपने कहानी के थ्रू अपनी इंपॉर्टेंस समझाई और स्टूडियो इस बात को समझ भी नहीं पाया। ये थ्योरी डिस्कस करी थी
एंड्रयू शूल्स ने अपने ब्रिलियंट इडियट पॉडकास्ट में। अब कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जेम्स गन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की स्टोरी अपने फायर होने से पहले लिखी थी, तो इस थ्योरी का कोई सेंस नहीं बनता। पर उनके रीहायर होने के बाद उन्होंने स्टोरी में मेजर चेंजेस किए थे, क्योंकि टेक्निकली ये मूवी थॉर लव एंड थंडर से पहले आने वाली थी, जिसकी वजह से हमें थॉर इस मूवी में दिखने वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी अभी भी टिकी हुई है। अब मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा आपके सामने, जिससे आप जेम्स गन के काम को और बेहतर समझ पाओ। जेम्स गन जब डिज्नी से फायर हुए तो वार्नर ब्रोस ने उन्हें तुरंत हायर किया और उन्हें मौका दिया सुपरमैन मूवी पर काम करने का। पर जेम्स गन ने कहा कि वो श्योर नहीं है कि उन्हें अभी सुपरमैन पर काम करना चाहिए, जिस पे वार्नर ब्रोस ने उन्हें खुली छूट दी कि वो किसी भी डीसी प्रॉपर्टी पर काम कर सकते हैं। जेम्स गन ने सुसाइड स्क्वाड को चुना। उनकी हायरिंग के अगले दिन ही डिज्नी ने जेम्स गन को वापस बुलाने की बात रखी। अपने $185 मिलियन के बजट में दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म ने $168 मिलियन ही कमाए वर्ल्ड वाइड, और तब भी मूवी की तारीफ हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मूवी पहली बार थिएटर के साथ साथ HBO मैक्स पर भी सेम डे आई, प्लस ये पोस्ट पैंडेमिक एरा में रिलीज हुई, साथ ही उस टाइम 6th मोस्ट पायरेटेड फिल्म थी। इन सब के ऊपर द सुसाइड स्क्वाड अपने रिलीज के साथ मोस्ट स्ट्रीम DCEU फिल्म बनी HBO मैक्स पर। सुपर हीरो मूवीज के अलावा जेम्स गन ने और भी प्रोजेक्ट्स पर काम किए हैं। 1997 की रोमांटिक ब्लैक कॉमेडी रोमियो एंड जूलियट से उन्होंने राइटिंग शुरू करी। 2006 की हॉरर कॉमेडी स्लिदर में वो राइटर डायरेक्टर रहे। उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा 2002 की स्कूबी डू मूवी का और 2004 की स्कूबी डू 2 मॉन्स्टर्स अनलीस्ड का। 2004 में ही उन्होंने जैक स्नाइडर की डायरेक्टोरियल डेब्यू डॉन ऑफ द डेड में स्क्रीन प्ले दिया। 2016 की द बेल्को एक्सपेरिमेंट में राइटर प्रोड्यूसर रहे और 2019 की ब्राइटबर्न उन्होंने प्रोड्यूस करी थी। पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में रॉकेट रकून नहीं होने वाला था, क्योंकि स्टूडियो को लग रहा था कि रॉकेट के दिखने की वजह से मूवी थोड़ी कार्टूनिश लगेगी। पर इस मूवी के पहले ड्राफ्ट को लिखने वाले निकोल पर्लमैन ने रिक्वेस्ट किया कि रॉकेट जरूरी है गार्डियंस की स्टोरी के लिए। इन सब के ऊपर थैनोस इस मूवी का मेन विलन होने वाला था, पर जॉस व्हीडन जो कि उस टाइम सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन से पहले आते, उन्होंने जेम्स गन से रिक्वेस्ट करी कि थैनोस की जगह किसी दूसरे कैरेक्टर को मूवी का मेन विलन दिखाया जाए। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी इन्फिनिटी वॉर में पीटर क्विल का थैनोस को मारने वाला सीन जेम्स गन ने नहीं लिखा था। प्लस ये चीज़ उन्हें पसंद भी नहीं आई, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को ठीक किया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एलिवेटर सीन में। जेम्स गन को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनके करीबी दोस्तों को अपने प्रोजेक्ट में रखने के लिए, और ये सच है। अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने जेम्स गन के साथ किसी एक प्रोजेक्ट में काम किया है तो चांसेस है कि वो एक्टर या एक्ट्रेस आपको उनके दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत आराम से दिख जाएगा या जाएगी। अगर आप ऑनलाइन जेम्स गन के कोलैबोरेटर्स की लिस्ट चेक करोगे तो आप इसमें अराउंड 20 एक्टर और एक्ट्रेस के नाम पाओगे, जिसका मतलब जेम्स गन ऐसे दोस्त हैं जो कि अपने हर दोस्त को काम देते हैं। अगर आप द ऑफिस के फैन हो तो ये फैक्ट आपके लिए है। द ऑफिस में दिखने वाली पैम बीजली का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जेना फिशर एक्स वाइफ है जेम्स गन की, जिन्होंने उन्हें परसुएड किया था कि वो उनके द ऑफिस के को स्टार रेन विल्सन जो कि द ऑफिस में ड्वाइट श्रूट का रोल प्ले करते हैं, उन्हें कास्ट करे सुपर फिल्म के लिए, जिसे जेम्स गन ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। जेम्स गन अभी 57 ईयर्स के हैं और उनकी डीसी में को सीईओ होने की जर्नी शुरू होने वाली है साल 2025 से। 29 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म मेकिंग करियर शुरू किया। 36 साल की उम्र में उन्होंने पहला मेजर हॉलीवुड स्क्रिप्ट लिखा और उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया 40 साल की उम्र में। आप जेम्स गन को बुरा कहो या भला कहो, उनसे कुछ सीखो या ना सीखो, पर एक चीज़ ज़रूर सीखो कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो किसी भी उम्र में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फैन थ्योरी जेम्स गन की अपनी राइटिंग के थ्रू डिज्नी से बदला लेने की। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है? क्या ये सब इंटेंशनल था या लोग अपने मन से चीज़ों का सेंस बना रहे हैं? पर जो भी हो, लास्ट में कहीं ना कहीं सब जीत रहे हैं। जेम्स गन जो कि डीसी को लीड करेंगे, ऑडियंस जिसको अच्छा कंटेंट मिलेगा, और स्टूडियो जो कि बेइज्जती खा के भी पैसे कमा रही है। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डीसी के बारे में डिटेल नॉलेज रखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।